बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था मेटैलोग्राफी एंड हीट ट्रीटमेंट में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एग्जामिनेशन ऑफ मेटल्स एंड अलॉयज। इस चैप्टर में हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है मेटैलोग्राफी को हमने डिफ़ाइन करेंगे। हम देखेंगे कि माइक्रो स्ट्रक्चर और मैक्रो स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। माइक्रो स्ट्रक्चर की हम स्टडी करेंगे, कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे लाइक ग्रेन्स एंड ग्रेन बाउंड्रीज, और फिर हम देखेंगे कि इस मेटैलोग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट की एप्लीकेशंस क्या हैं। व्हाट इज़ मेटैलोग्राफी? Metallography is the branch of science which deals with the study of structure and constitutions of solid metals and alloys. Metallography जो है वो साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम सॉलिड मेटल्स और अलॉयज के स्ट्रक्चर यानी उनकी साख्त और उनके अज्जा का मुताला करते हैं। Revealed by naked eye or by such a tool of low power magnification by optical microscope और electron microscope। इसके लिए हम जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं इस स्ट्रक्चर को देखने के लिए, साथ को देखने के लिए, या तो हम अपनी आँख से मुशाहिदा करते हैं या फिर मैग्नीफाइंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लो पावर मैग्नीफिकेशन टूल का नाम देते हैं, या फिर मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक से हमें ये पता चलता है कि स्ट्रक्चर के अंदर जो मेटल्स और अलॉयज हैं उनके ग्रेन्स का साइज़ क्या है, उनकी शेप कैसी है, और उसके अंदर यानी उस स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफरेंट फेजेस हैं या फिर इंक्लूजन्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, जिसका मेटल्स और अलॉयज की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत गहरा असर होता है। तो स्टूडेंट्स, हम मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप से ये मुशाहिदा करते हैं, ये आपके सामने मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप है, या फिर हम मैग्नीफाइंग लेंस उसके ज़रिए हम स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, या फिर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दो तरह के स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, मैक्रो स्ट्रक्चर्स एंड माइक्रो स्ट्रक्चर्स। हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मैक्रो स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिश्ड एंड एच्ड स्पेसिमन एट अ मैग्निफिकेशन नॉट एक्सीडिंग 10 डायमीटर्स बाय लो पावर मैग्निफिकेशन टूल और बाय नेक्ड आई। ये जो मैक्रो स्ट्रक्चर है इसमें हम या तो अपनी आंख से मुशाहिदा करते हैं या फिर लो पावर मैग्निफिकेशन जो टूल है उससे हम इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं स्ट्रक्चर को। लेकिन ये जो मैग्नीफिकेशन है ये 10 डायमीटर से कम होती है। 10 डायमीटर्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम वो 1 मिलीमीटर का है और उसको हम 10 गुना बड़ा करके देख रहे हैं, यानी कोई ऑब्जेक्ट है जिसका डाया जो है वो 1 मिलीमीटर है और उसको हम 10 गुना बड़ा करके देखेंगे तो इस जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आएगा उस स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे मैक्रो स्ट्रक्चर। और ये या तो हम अपने नेकेड आई से देखेंगे या फिर लो पावर मैग्निफिकेशन टूल इस्तेमाल करके हम इसको देखेंगे। सेकंड वन है माइक्रो स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिश्ड एंड एच्ड स्पेसिमन एट अ मैग्निफिकेशन एक्सीडिंग 10 डायमीटर्स बाय मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप। ऐसा स्ट्रक्चर
जिसको हम मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप से देखते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइक्रोस्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोप से है माइक्रोस्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है ये 10 डायमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? ये 1000 टाइम्स, 500 टाइम्स, 1500 टाइम्स, 2000 टाइम्स, 4000 टाइम्स इसको हम बड़ा करके देखते हैं। तो ये हम इसको देखने के लिए जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलिश्ड एंड एच स्पेसिमन। स्टूडेंट्स, यहाँ एक बात समझने वाली है कि मेटल को हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोप के अंदर जाके ऑब्जर्व नहीं कर सकते, या उसका मैक्रो एग्जामिनेशन या माइक्रो एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। सबसे पहले हमने उसको मुनासिब मेथड इस्तेमाल करके उसको प्रिपेयर करना है। जब तक एक स्पेसिमन सही तरीके से प्रिपेयर नहीं होगा, हम उसका स्ट्रक्चर जो है वो नहीं देख सकते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह माइक्रो एग्जामिनेशन के लिए एक स्पेसिमन की प्रिपरेशन करते हैं। तो स्पेसिमन की प्रिपरेशन करने के बाद उसकी एचिंग की जाती है। एचिंग क्या होती है कि इस स्पेसिमन को हम किसी एचिंग रीजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं जो इस स्ट्रक्चर को वाज़ेह कर देता है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ये फ़र्क था मैक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर में। अब हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे कि हम जब मेटल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हमें नज़र क्या आता है। उसके लिए आपको एक स्लाइड मैं दिखाता हूँ। ये इसमें आप देखें कि जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, किसी मेटल को के स्ट्रक्चर को, तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये आप देख रहे हैं कि ये कुछ पोर्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। ये इन पोर्शंस को हम ग्रेन का नाम देते हैं। और ये जो 2-3 ग्रेन्स हैं, इन दोनों ग्रेन्स के दरमियान ये जो लाइंस नज़र आ रही हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रेन बाउंड्रीज। तो इनकी डेफिनेशन क्या है ग्रेन और ग्रेन बाउंड्री की? अ ग्रेन इज़ अ लेयर स्ट्रक्चर बिल्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैटर एंड बाय यूनाइटिंग द क्रिस्टल्स। एक जो ग्रेन है वो कैसे बनता है, क्या होता है? जब मोल्टन मेटल जो है वो सॉलिडिफाई होती है। ये आपके सामने ये मोल्टन मेटल है फॉर एग्जांपल, उसमें सबसे पहले स्मॉल न्यूक्लियाई जो है वो बनते हैं। ये सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होती है। अब ये जो जैसे जैसे मेटल कूल होती है तो ये न्यूक्लियाई जो है वो ग्रो करते हैं, इनका साइज़ बड़ा होता है। ये इर्द गिर्द सारा लिक्विड है और ये न्यूक्लियाई जो है ये सॉलिड हैं। अब ये नए न्यूक्लियाई जो है वो क्रिएट हो गए हैं और ये ग्रो करते जाएंगे और दरमियान से ये लिक्विड मेटल जो है वो कम होती जाएगी और ये नए भी यहाँ बनते जाएंगे। तो जब ये मेटल सॉलिडिफाई होगी तो ये सारे न्यूक्लियाई जो है ये बड़े होके ये ग्रेन्स की शक्ल बन जाएगी और दरमियान में इनकी जो लाइंस हैं जब आपस में मैच करेंगी तो ये जो लाइंस हमें नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड ग्रेन बाउंड्रीज। तो इस तरह जब मेटल सॉलिडिफाई होती है तो उसके अंदर ग्रेन और ग्रेन बाउंड्रीज जो है वो अपीयर होती हैं। तो अ ग्रेन इज़ अ लेयर स्ट्रक्चर बिल्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मेटल। ग्रेन जो है एक लेयर स्ट्रक्चर है। मोल्टन मेटल में जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होती है तो लेयर्स की फॉर्म में मेटल जो है वो सॉलिडिफाई होकर उसके ऊपर लेयर्स की फॉर्म में इकट्ठी होती जाती है। तो ग्रेन्स जो है वो ग्रो करते जाते हैं। तो इस तरह ये जो शुरू में एक न्यूक्लियाई बना और बाद में ये क्रिस्टल बन गए ग्रो करके, और ये क्रिस्टल्स जो हैं ये आपस में मिलते गए और क्रिस्टल के मिलने से ये ग्रेन्स बन गए। तो इस तरह इसकी डेफिनेशन हमें बता रही है, अ ग्रेन इज़ अ लेयर स्ट्रक्चर बिल्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मैटर एंड बाय यूनाइटिंग द क्रिस्टल्स। नेक्स्ट है ग्रेन बाउंड्रीज। द ग्रेन बाउंड्री इज़ अ लेयर ओनली अ फ्यू एटम्स थिक।
ग्रेन्स के अंदर वो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो मिल के ग्रेन बनाते हैं, लेकिन ग्रेन बाउंड्रीज जो हैं वो उनकी थिकनेस बहुत कम होती है. द ग्रेन बाउंड्रीज इज अ लेयर ओनली अ फ्यू एटम्स थिक which constitutes the zone of contact between adjacent grains having different space-like structure. कि ये जो ग्रेन बाउंड्री है ये एक लाइन ऑफ कांटेक्ट है दोनों ग्रेन्स के दरमियान. अब ये ग्रेन और ये ग्रेन का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम भी हो सकता है प्योर मेटल की फॉर्म में, जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा डिफरेंट फेजेस होती हैं ग्रेन स्ट्रक्चर के अंदर. तो अगर ये एक ग्रेन एक मेटल का है, दूसरा ग्रेन किसी दूसरी मेटल का है अलॉय की फॉर्म में, तो उनके डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं. ठीक है, तो इन दोनों ग्रेन्स के दरमियान ये जो लाइंस है इनको हम ग्रेन बाउंड्रीज का नाम देते हैं, जो इन ग्रेन्स को मिलाती हैं. हमें माइक्रोस्कोप के अंदर ग्रेन्स नज़र कैसे आते हैं ये हम इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे. यहाँ थोड़ा सा बताने के लिए मैंने ये स्लाइड जो है इसमें शामिल की है. ये माइक्रोस्कोप है और इससे लाइट जो है वो यहाँ से आ रही है और नीचे ये स्पेसिमन है जहाँ जिससे टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो रही है. अब आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि लाइन का कुछ हिस्सा जो है ये स्ट्रेट पोर्शन के ऊपर, जिसको हम ये ग्रेन का नाम देते हैं, यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होके उसी पाथ पे वापस जा रहा है जिस पाथ से वो आ रहा है. लेकिन कुछ हिस्सा लाइट का ये जो आपको वी शेप वैलीज नज़र आ रही हैं यहाँ टकराने के बाद यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है, उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है. सिमिलरली आगे जो ये स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है ये ग्रेन की है, ये आपको नज़र आ रही है. इसके ऊपर जो लाइट है वो उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट हो रही है. तो स्टूडेंट्स जब लाइट स्पेसिमन से टकराने के बाद वापस माइक्रोस्कोप में रिफ्लेक्ट होगी, जब हम इसका इमेज देखेंगे तो हमें यहाँ वाइट पोर्शन नज़र आएगा क्योंकि यहाँ से हमें लाइट रिफ्लेक्ट होके हमें नज़र आ रही. लेकिन जहाँ से लाइट अपना पाथ चेंज कर रही है वो हमें डार्क एरिया नज़र आएगा. तो स्टूडेंट्स ये अगर आप स्ट्रक्चर के ऊपर गौर करें, ये फॉर एग्जांपल एक माइक्रो स्ट्रक्चर है, तो लाइट इस एरिया से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट हो रही थी उसी पाथ पे. लेकिन ये जो ग्रेन बाउंड्रीज हैं यहाँ वी शेप वैलीज बन गई हैं ड्यू टू एचिंग, तो उनसे टकरा के लाइट जो है वो डाइवर्ट हुई है और हमें वो वापस नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से हमें ये ब्लैक कलर की बाउंड्रीज नज़र आ रही है. तो इस तरह हमें माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो ग्रेन और ग्रेन बाउंड्रीज जो है वो नज़र आती है. तो हमने पढ़ा था डेफिनेशन में कि ग्रेन साइज, ग्रेन शेप और डिफरेंट फेजेस और इंक्लूजन्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है. तो अभी हम देखेंगे कि ग्रेन साइज़ का क्या इफेक्ट होता है. Effects of grain size. When molten metal solidify in sand molds, thin sections solidify earlier than thick sections. Due to this uneven solidification, stresses are produced. जब हम मोल्ड्स के अंदर मोल्टन मेटल्स से कास्टिंग करते हैं तो जब मेटल सॉलिडिफाई होती है, मोल्टन मेटल सॉलिडिफाई होती है, तो जो हमने मोल्ड के अंदर कोई डिज़ाइन जिसकी हम मोल्डिंग कर रहे हैं, जो पैटर्न था हमारा, जो हम रिक्वायर्ड शेप है, उसके कुछ थिक सेक्शंस होंगे, कुछ थिक सेक्शंस होंगे, कुछ थिन सेक्शंस होंगे. तो जो थिन सेक्शंस हैं वहाँ जल्दी सॉलिडिफिकेशन हो जाएगी और जो थिक सेक्शंस हैं वहाँ थोड़ी देर के बाद सॉलिडिफिकेशन होगी. जहाँ जल्दी सॉलिडिफिकेशन होगी वहाँ लार्ज ग्रेन्स बन जाएंगे, जहाँ स्लो सॉलिडिफिकेशन होगी वहाँ स्मॉल ग्रेन्स बन जाएंगे. तो ये जो अनइवन ग्रेन साइज है इसकी वजह से क्या होगा कि इंटरनल स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाती हैं. एक जैसे ग्रेन्स होने चाहिए, होमोजीनियस. स्मॉल ग्रेन्स होंगे तो सॉफ्ट स्ट्रक्चर होगा, पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था. तो अब जबकि अनइवन ग्रेन्स बन गए हैं, लार्ज ग्रेन्स, स्मॉल ग्रेन्स बन गए हैं, तो जो लार्ज ग्रेन्स होंगे वो हार्ड होंगे, स्मॉल ग्रेन्स होंगे वो सॉफ्ट होंगे, तो अनइवन स्ट्रक्चर होगा. तो हम ये कह सकते हैं
कि ग्रेन साइज इवन ना होने की वजह से वो जो मेटल है उसके अंदर स्ट्रेसिस पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ब्रिटल हो जाती है। एज कास्ट कंडीशन में कोर्स ग्रेन्स जो होते हैं, बड़े ग्रेन्स जो होते हैं, उनकी वजह से मेटल हार्ड हो जाती है और ब्रिटल हो जाती है। ये इफेक्ट होता है ग्रेन साइज का। इफेक्ट ऑफ ग्रेन शेप, जब ग्रेन्स की शेप जो है वो स्मॉल होगी और राउंड होगी ऑलमोस्ट, तो वो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर होगा, उसको हम सॉफ्ट स्ट्रक्चर बोलते हैं। बाय अप्लाइंग डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट्स एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस द शेप ऑफ ग्रेन कैन बी चेंज्ड। अब ये नहीं है कि जो हमें ग्रेन कोर्स मिले हैं, लार्ज ग्रेन मिले हैं, हमें उसी तरह यूज़ करेंगे, नहीं, हमारे पास डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं, हम वो ट्रीटमेंट्स करके उन ग्रेन्स को हम रिक्रिस्टलाइज कर सकते हैं, दोबारा नए ग्रेन्स बना सकते हैं। तो हम जब हीट ट्रीटमेंट करके ग्रेन्स को स्मॉल करते हैं, उस हीट ट्रीटमेंट को हम अनीलिंग का नाम देते हैं। अनील्ड स्ट्रक्चर जो होता है वो सॉफ्ट होता है। क्यों सॉफ्ट होता है? उसके अंदर जितने भी ग्रेन्स होते हैं, ये आप देखें ये स्ट्रक्चर, इसमें स्मॉल ग्रेन्स हैं, छोटे ग्रेन्स और ऑलमोस्ट राउंड ग्रेन्स हैं। तो राउंडेड ग्रेन्स, फाइन ग्रेन्स इनको हम कहेंगे, अनील्ड मेटल के होंगे ये, और ये जो स्ट्रक्चर है ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर होगा। तो हाई टफनेस होगी इसके अंदर, यानी ये सडन फोर्स जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे उसको बियर करेगा। लेकिन जो हार्ड स्ट्रक्चर है वो टफ नहीं होता, वो ब्रिटल होता है, उसके ऊपर जब सडन फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो टूट सकता है। तो ये दूसरी तरफ आपको नज़र आ रही है ग्रेन्स, ये आपको इनकी लेंथ नज़र आ रही है, ये इलोंगेटेड है। क्यों इलोंगेटेड है? क्योंकि इस मेटल को हमने रोल कर दिया है रोलिंग मिल के अंदर, उसकी कोई शेप बना दी है, रॉड्स बना दी हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो ग्रेन्स है उनकी जो शेप है वो इस तरह होगी, ये इलोंगेटेड हो गए। ये जो इलोंगेटेड ग्रेन्स हैं, ये जो है ये हार्ड स्ट्रक्चर होता है। क्यों? कि ग्रेन्स जो हैं वो अपनी वापस इसी हालत में आना चाहेंगे, हमने क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स लगा के इनको रोल कर दिया। ये रोल्ड मेटल है, ठीक है, कोल्ड रोलिंग की है। जब इसकी रोलिंग की है हमने तो ये ग्रेन स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर भी इंटरनल स्ट्रेसेस पैदा हो गई हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड स्ट्रक्चर हो गया। जो हार्ड है वो ब्रिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। तो ये अफेक्ट होता है ग्रेन शेप का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सिमिलरली अगर उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेजेस एंड इंक्लूजन्स के डिफरेंट फेजेस हैं और इसके अंदर इंक्लूजन्स भी हैं। ये आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये किसी अलॉय का स्ट्रक्चर है, इसमें आपको ये येलो कलर के ग्रेन्स भी नज़र आ रहे हैं और लाइट कलर के ग्रेन्स भी नज़र आ रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि येलो कलर के ग्रेन्स ये किसी एक कॉर्नर के ऊपर इकट्ठे हैं और लाइट ग्रेन जो है किसी दूसरे कॉर्नर पे, ऐसा नहीं है। ये होमोजीनियस स्ट्रक्चर है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो होमोजीनियस है, ठीक है। एक सेम डिस्टेंस के ऊपर ये सारे ग्रेन्स जो है वो मौजूद हैं। तो अल्फ़ा एंड बीटा फेजेस आपको स्ट्रक्चर के अंदर नज़र आ रही है, होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रेन्स आपको नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये बेस्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके अंदर हमें ये ब्लैक कलर की कुछ इंक्लूजन्स नज़र आ रही हैं, जैसे स्लैग इंक्लूजन्स होती हैं। फॉरेन मटेरियल्स जो हैं वो मेटल के अंदर रह जाते हैं सोल्डिफिकेशन के दौरान, तो ये नॉन मेटालिक इंक्लूजन्स है। इनका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, कि जब ये स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होंगी, जैसे हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के दौरान भी स्लैग जो है वो ट्रैप हो सकती है मोल्टन मेटल में, तो वहाँ वो वीक पोर्शन क्रिएट कर देती है। सिमिलरली जब हम मोल्ड बनाते हैं, मेटल्स को कास्टिंग करते हैं, तो उसके अंदर अगर ये नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज़ हैं तो यहाँ वीक पोर्शन होगा। जब इसके ऊपर आप फोर्स किसी किस्म की अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्रैक इनिशिएट होगा और मेटल जो है वो उसका फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये है अफेक्ट ऑफ फेजेस and inclusions on the mechanical properties of metals and alloys. तो एप्लीकेशन ऑफ मेटलोग्राफी हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट की एप्लीकेशन क्या है। By this technique it is possible to determine the grain size, grain shape, distribution of various phases and inclusions. इस टेक्निक से हम ग्रेन
साइज़ को चेक कर सकते हैं, ग्रेन शेप को देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फेसेस और इंक्लूजन्स को देख सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा। प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, हम ग्रेन का साइज़ शेप देख के बता सकते हैं कि इस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। डिज़ाइन अलॉयज़ विद न्यू प्रॉपर्टीज़, हम इस टेक्निक से नए अलॉयज़ जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। चेक इफ़ द मटेरियल हैज़ बीन करेक्टली हीट ट्रीटेड, हम ये चेक कर सकते हैं कि जो हीट ट्रीटमेंट हमने की है वो प्रॉपर हुई है या नहीं हुई। कोटिंग थिकनेस मेजरमेंट, कोटिंग जब हम करते हैं, मेटालिक कोटिंग की जाती है, आपने पढ़ी है फर्स्ट ईयर में, तो उस कोटिंग की जो कि बड़ी मान्यूट थिकनेस होती है, इस टेक्निक से हम उसकी थिकनेस भी मेजर कर सकते हैं। वेल्ड और ब्रेज जॉइंट एवेल्यूएशन, हम जब वेल्डिंग करते हैं, ब्रेजिंग करते हैं, तो वो जो जॉइंट है उसकी एवेल्यूएशन कि वो जॉइंट कैसा लगा है, वो उसके अंदर स्ट्रेंथ है या नहीं है, उसको एवेल्यूएट किया जा सकता है। केस हार्डनिंग डेप्थ डिटर्मिनेशन, जब हम केस हार्डनिंग करते हैं, ये एक प्रोसेस है हार्डनिंग का कि वो केस की डेप्थ कितनी है, वो कहाँ तक उसमें हार्डनेस है, ये हम चेक कर सकते हैं। क्रोजन रेजिस्टेंस एवेल्यूएशन हम कर सकते हैं कि क्रोजन रेजिस्टेंस कितनी होगी मेटल की। फेलियर एनालिसिस किया जा सकता है कि ये मेटल क्यों फेल हुई है, उसमें क्रैक क्यों आया है, इस टेक्निक से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल इससे हम कर सकते हैं कि अलॉयज़ सही बन रहे हैं नहीं बन रहे, कास्टिंग सही हो रही है नहीं हो रही, हम इससे क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। माइक्रो इंडेंटेशन हार्डनेस टेस्ट, ये स्पेशल इंडेंटेशन हार्डनेस टेस्ट है कि हम ग्रेन साइज़ के ऊपर, ग्रेन के ऊपर जाके उसकी हार्डनेस चेक कर सकते हैं, तो ये इस टेक्निक से पॉसिबल है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये एडवांसमेंट है इस टेक्निक की, तो इसमें हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसको यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, इसमें कुछ असाइनमेंट भी है आपके लिए। आपने एक रजिस्टर को परचेज़ करना है, उसके ऊपर ये फर्स्ट चैप्टर आपने रीराइट करना है अपनी गुड हैंड राइटिंग में, ठीक है। जो डायग्राम्स हैं वो भी बनानी है आपने, और इनकी पिक्स बना के मुझे अपने व्हाट्सएप इनबॉक्स में जो है वो सेंड करनी है, जिसके ये आपके असाइनमेंट्स हैं, इसके आपके मार्क्स होंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास है आपकी नेक्स्ट वीक में, वहाँ उस क्लास से पहले इस चैप्टर की आपने टेस्ट के लिए प्रिपरेशन भी करनी है। आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, और इसके लिए आपने इस चैप्टर को याद करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।